हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को बताने जा रहा हूं, जिसे हम लोग पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी में हम लोग कहते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप डेट। देखिए, अगर किताब की भाषा से जानेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हम लोग अपनी भाषा में उसे जानेंगे कि वास्तव में साझेदारी संलेख होता क्या है। तो देखिए, जब साझेदारों के मध्य, देखिए साझेदारी का जन्म कैसे होता है कि जब साझेदारों के मध्य मतलब साझेदारों के बीच में कोई ना कोई समझौता होता है, समझौता के द्वारा ही साझेदारी का जन्म होता है। तो जब वो समझौता, हमने बताया था कि दो तरह का होता है, एक मौखिक और एक लिखित। तो जब वो समझौता यानी कि जो भी साझेदारों के मध्य में बातचीत हुई है, उसको जब हम किसी कागज पर लिखित कर लें, जब हम किसी कागज पर क्या कर लें, लिखित कर लें, तो उसी को हम कहते हैं साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डेट। तो साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होती हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, साझेदारी संलेख में क्या है कि साझेदारी संलेख में निम्न बातों का होना आवश्यक है। यानी कि अभी हम लोग को साझेदारी संलेख और बढ़िया से समझ में आ जाएगा जब हम लोग जान लेंगे कि साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहला, साझेदारी संलेख में सबसे पहली जो हमारी बात होती है वो फर्म का नाम व पता। देखिए, अगर साझेदारी संलेख हम लोग बना रहे हैं तो सबसे पहले फर्म का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए और पता होना चाहिए। ठीक, कि फर्म का क्या नाम है, मतलब जो भी साझेदार लोग मिल करके फर्म को चला रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसका नाम होना चाहिए। अच्छा, नाम रखते समय हमें ध्यान देना है कि किसी दूसरे फर्म से वो मिलता जुलता नाम न हो, तो इस बात को ध्यान में रख करके हमें फर्म का नाम रखना है और उसका पता लिखना है कि फर्म कहां पे है, कहां पे नहीं है। ये बात सबसे पहले नंबर लिखा जाता है साझेदारी संलेख में। चलिए, दूसरी बात जो हमारा होता है, साझेदारों के नाम व पता। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि साझेदारी संलेख में जो दूसरी बात होती है, वहां पे जितने भी साझेदार होंगे, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अधिकतम कितने 50 होने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 में बताया गया है। तो मतलब जितने भी साझेदार होंगे, सभी साझेदारों का क्या उसमें लिखा रहना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में उनका नाम लिखा रहना चाहिए और उनका पता रहना चाहिए कि वो साझेदार कहां के हैं। ठीक, तो ये दूसरी बात हो गई पार्टनरशिप डीड में। चलिए, तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, व्यवसाय का क्षेत्र व स्वरूप। तीसरी बात पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है कि व्यवसाय का क्षेत्र व स्वरूप। ठीक, अच्छा, अब पार्टनरशिप डीड में व्यवसाय का क्षेत्र व स्वरूप से मतलब क्या कि इसमें स्पष्ट लिख दिया जाता है कि जो भी हम लोग मिल करके, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, वो स्थानीय व्यवसाय होगा कि राष्ट्रीय होगा कि राज्य होगा कि अंतरराज्यीय होगा। ठीक ना, मतलब कि जो व्यवसाय करेंगे वो एक जिले में ही केवल करेंगे कि जिले से बाहर करेंगे कि स्टेट में करेंगे कि देश से बाहर करेंगे। इन सब बातों को पार्टनरशिप डीड में सभी साझेदार लोग मिल करके उसमें लिख लेते हैं। ठीक, यहां पे क्लियर हो गया। चलिए, अब उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर देखते हैं, साझेदारों की पूंजी। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है कि जितने भी साझेदार होंगे, जितनी पूंजी ले करके व्यवसाय में आए रहेंगे, सभी साझेदारों का पूंजी अलग अलग लिख दिया जाता है।
कि कौन साझेदार कितनी पूंजी लेकर के आया है। अच्छा, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और कोई साझेदार पूंजी लेके आया है। मान लीजिए दो ही लोग हैं, एक लेके आया 1 लाख, दूसरा लेके आया 2 लाख। बाद में जब बात हुई तो वो 2 लाख वाला कह रहा है मैं 2 लाख लेके आया, 1 लाख वाला झूठ बोल दे रहा है कि नहीं आप 2 लाख नहीं, मैं भी 1 लाख लगाया था, आप भी लगाए थे, तो उसका 1 लाख का चूना लग गया। इसलिए हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा रहेगा, जिसमें वो देगा उसमें लिखा रहेगा कि यह फला साझेदार है और इसने इतनी पूंजी व्यापार में दी है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 5वें नंबर पे, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज। ठीक, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज व ब्याज का दर। ठीक, अच्छा इस पॉइंट में क्या होता है कि इसमें लिख दिया जाता है कि मतलब जो साझेदार लोग हैं उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर ब्याज दिया जाएगा पूंजी पे तो कितना परसेंट दिया जाएगा, 5%, 10%, 15%, 20%। क्योंकि देखिए जब कोई अपनी पूंजी ज्यादा लगाएगा तो अगर वो लगाना नहीं चाह रहा, अगर हम कह देंगे कि आपको पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो वो अपनी पूंजी को बिजनेस में लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पे स्पष्ट इसमें लिख दिया जाता है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो कितना प्रतिशत दिया जाएगा, मतलब उसका दर क्या होगा। ठीक ना, तो ये बातें हो गई। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं और क्या बात होता है। साझेदारों के द्वारा आहरण। ठीक, अच्छा इसमें क्या होता है, साझेदारों के द्वारा आहरण का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप डीड में ये भी बात लिख दी जाती है कि मतलब जो साझेदार लोग हैं अगर मान लीजिए उनको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो दूसरे जगह से कर्जा लेने जाएंगे। ठीक, तो उनको ये भी बता दिया जाता है कि साझेदारों को कहां तक अपने ही बिजनेस से पैसा को निकाल सकते हैं, मतलब आहरण कर सकते हैं। ठीक, इसमें ये बात स्पष्ट कर दी जाती है कि हाँ इस मान लीजिए स्पष्ट कर दिया, हम लोग बिजनेस चला रहे हैं उसमें स्पष्ट कर दिया हाँ भैया 2 लाख रुपए तक हम लोग आहरण कर सकते हैं। तो इस बात को भी इसमें साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिख दिया जाता है कि कितना तक आहरण साझेदार लोग कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो आहरण पर ब्याज। ठीक, अच्छा इसमें क्या किया जाता है कि स्पष्ट इसमें भी लिख दिया जाता है कि जो साझेदार या कोई भी साझेदार अगर आहरण करेगा तो उस आहरण पर ब्याज बिजनेस के द्वारा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अच्छा अगर लिया जाएगा आहरण पर ब्याज तो कितना परसेंट लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का भी उल्लेख बढ़िया से साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है। चलिए अगला हमारा हो जाएगा साझेदारों को वेतन या कमीशन। ठीक, अच्छा इस पॉइंट में क्या होता है कि साझेदारी संलेख के इस पॉइंट में एकदम स्पष्ट लिख दिया जाता है कि किस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा और किस साझेदार को कितना कमीशन दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि हम 2 व्यक्ति मिल करके, ये एक व्यक्ति हो गया और ये दूसरा व्यक्ति हो गया, मान लीजिए 2 लोग। ठीक है, मान लीजिए कि ये 2 लोग ठीक साझेदारी कर रहे हैं। ठीक, अब ये एक व्यक्ति है इसका नाम रमेश है और दूसरा व्यक्ति है इसका नाम दिनेश है। थोड़ा एग्जांपल से समझ लेंगे तो सारी चीजें हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये रमेश है और ये दिनेश है। ठीक, रमेश जो है ये साझेदारी के बारे में थोड़ा बढ़िया से जानता है। ठीक ना, तो इसने क्या बोला दिनेश से,
दिनेश से बोल दिया कि मुझे टाइम नहीं है, मैं आकर के बिजनेस को मतलब देख नहीं पाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा, पूंजी लगा दे रहा हूं, तुम देखते रहना और तुमको वेतन दिया जाएगा। तो मान लीजिए मुंह से कहने से तो होगा नहीं, अब हमें साझेदारी संलेख, मान लीजिए मुंह से कहेगा तो बाद में बदल भी तो सकता है। तो जब साझेदारी संलेख हम लोगों का बनेगा तो ये बात स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो साझेदार बिजनेस में आकर के अपना परिश्रम कर रहा है उस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा या कितना कमीशन दिया जाएगा। ये भी बात स्पष्ट रूप से उन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है लिखित, ये भी बात उसमें स्पष्ट लिख दी जाती है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं कि और कौन सी बातें लिखी रहती हैं। तो अगला हमारा 9वें नंबर पे, मतलब नंबर इधर से उधर हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 9वें नंबर पे रहेगा, मतलब मैं बता रहा हूं जैसे मुझे याद है वैसे मैं बता रहा हूं, आप लोगों को जैसे याद होगा आप लोग वैसे लिखिएगा, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सीरियल वाइज से ही चलेगा। मेरा अब 9वां नंबर है तो मैं 9वां नंबर लिख रहा हूँ, ठीक। चलिए 9वें नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? साझेदारों के लाभ-हानि अनुपात, ठीक है, साझेदारों के लाभ-हानि अनुपात। अगला हम क्या, इसका मतलब क्या है कि साझेदारी संलेख में ये भी बात स्पष्ट लिख दी जाती है कि किस साझेदार को जो फर्म के द्वारा लाभ होगा उसमें उसका अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए रमेश और दिनेश हमने बताया था ना, अगर मान लीजिए अनुपात बना दिया जाए 1:2, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 और 1 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए दिनेश लेगा और 1 रुपए कौन लेगा? रमेश लेगा। तो जब हम लोग साझेदारी संलेख बनाए हैं तो उसमें यह भी बात लिख दिया जाता है कि कौन किस साझेदार को कितना लाभ में अनुपात होगा, किसका कितना कितना लाभ अनुपात होगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां हम लोगों का है कि साझेदार के द्वारा फर्म को ऋण देना, साझेदार के द्वारा फर्म को ऋण देना और उस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फर्म को पैसे की आवश्यकता है तो किसी साझेदार के द्वारा अपनी पूंजी के अतिरिक्त और भी धन साझेदार फर्म को दे सकता है। जब और भी पूंजी के अतिरिक्त, पूंजी के अलावा और भी धन देता है तो यह माना जाता है कि साझेदार जो है फर्म को क्या दिया? ऋण दिया है। तो यह भी बात स्पष्ट साझेदारी संलेख में लिख दिया जाता है कि अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देगा तो उसको कितना प्रतिशत उस ऋण पर ब्याज दिया जाए। अच्छा एक बात और होती है कि मान लीजिए अगर साझेदारी संलेख में यह बात न भी लिखा हो तब भी अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है उस साझेदार को। नहीं लिखा गया है तब भी, लेकिन अगर लिखा रहेगा, मान लीजिए कि उसको कहा गया था कि 12% दिया जाएगा, नहीं लिखा गया था तो फिर उसे 6% से ही तसल्ली करनी पड़ेगी। तो इसलिए साझेदारी संलेख में हम साझेदारों के द्वारा फर्म को ऋण जो दिया जाता है उसमें ब्याज की दर को भी हम लोग लिख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है साझेदार के द्वारा फर्म से ऋण लेना। अब देखिए आहरण करना और ऋण लेना दोनों में अंतर है। जैसे पूंजी देना और ऋण देना में अंतर था, वैसे आहरण करना और फर्म से ऋण लेना ये अलग बात है। अब देखिए जब फर्म से साझेदार ऋण लेगा तो फर्म उस पे भी अपना दर निश्चित कर देती है कि कितना % ब्याज आपसे हम ऋण पर लेंगे। तो ये भी बात हम लोग साझेदारी संलेख में स्पष्ट लिख देते हैं। अगला पॉइंट हमारा ख्याति है। अच्छा ख्याति का क्या कि मतलब ख्याति का मूल्यांकन साझेदारी संलेख में ये भी बात स्पष्ट लिख दिया जाता है कि जब हम ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो किस विधि से करेंगे।
एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे मैं ये सब चीज बताने वाला हूं कि ख्याति का मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां होती है। केवल बस इतना समझ लीजिए कि जब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, कोई साझेदार प्रवेश करेगा या कोई साझेदार निकल के जाएगा या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पे अब साझेदार को या मतलब फर्म को बेचा जाएगा, तो वहां पे जब ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा तो किस विधि से किया जाएगा ये भी बात स्पष्ट साझेदारी संलेख में लिख दी जाती है। अच्छा, इसके बाद हमारा है नए साझेदार का प्रवेश। इसमें भी बातें लिख दिया जाता है कि अगर कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करेगा तो उसको किस प्रकार से प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, इन सब सारी बातों को इसमें लिख देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है साझेदारी संलेख। और जब से मैं देख रहा हूं हर साल इंटर के पेपर में, बोर्ड के पेपर में हर साल देता है। और देख लीजिएगा दोस्तों, अब की साल भी कंफर्म है कि साझेदारी संलेख क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, ये जरूर आएगा लिखने के लिए। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं फर्म का समापन। साझेदारी संलेख में यह भी बात लिख दिया जाता है कि अगर फर्म का समापन करना है, फर्म को खत्म करना है, बंद करना है, तो किस प्रकार से फर्म का समापन किया जाएगा। तो हमने 14 पॉइंट बता दिए, इतने पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत है। तो अब साझेदारी संलेख को समझना चाहे तो हम कह सकते हैं साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य जो समझौता हुआ रहता है, उस समझौते को जब एक कागज पर लिखित लिख लिया जाता है कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है, साझेदार का नाम क्या है, साझेदार का पता क्या है, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा, साझेदार कौन साझेदार कितना पूंजी लेकर के आया है, कौन साझेदार कितना आहरण कर सकता है। ठीक है, साझेदार अगर ऋण दिए तो उनको कितना % ब्याज दिया जाएगा, उनका लाभ हानि अनुपात क्या होगा। इन सब सारी चीजों को जब एक कागज पर लिख दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं साझेदारी संलेख। और साझेदारी संलेख का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। कैसा होता है, ऐच्छिक होता है, लेकिन अगर आप पंजीयन करवा लिए तो उसका लाभ आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और कमेंट करके तो जरूर बताइएगा कि आपको साझेदारी संलेख समझ में आया कि नहीं, और साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें लिखी होती हैं वो समझ में आया कि नहीं। थैंक यू दोस्तों।